जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके पास फिर हाजिर हूँ 2012 क्वेश्चन बैंक 2012 लेकर के आज हाजिर हूँ। ये 2012 का क्वेश्चन बैंक है, ए में पूछा गया है। उस समय मात्र 10 ही सवाल पूछा जाता था, लेकिन आज तो हमारे पास बहुत ऑफर है और हम जब तक क्वेश्चन बैंक को नहीं रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मेरे स्कोरिंग में काम आता है। हम सब्जेक्टिव तो किसी तरह बना देते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में अगर 5 नंबर का भी सवाल है, उसमें हमको 2 या 2.5-3 नंबर तक मिल जाता है, कभी कभी फुल मार्क भी मिलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में हमें एक ही ऑप्शन मात्र सही करना पड़ता है। अगर वो गलत हुआ तो हम फिर चारों खाने हो जाते हैं, मैंने एक तरह से हमें बहुत हानि होती है। इसीलिए हमें धैर्यपूर्वक ऑब्जेक्टिव टाइप पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप जब अच्छा करेंगे आप तो सब्जेक्टिव पर भी सहूलियत होती है, और वो सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आपका मजबूत हो जाता है। इसलिए इस पाठ को बहुत ही मजबूती से, तो पहला सवाल हम 2012 एनुअल में जो पूछा गया है उसमें मात्र ओनली 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो वही 10 क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूं। चलिए, पहला सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो माध्य क्या है बच्चों? प्रथम 5 पूर्ण संख्या। क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत की शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 से अनंत तक जाती है, और प्राकृत के बाद पूर्ण की शुरुआत होती है 0 से। अर्थात भारत ने ही 0 की खोज की थी, है ना। आर्यभट्ट साहब ने 0 के बारे में बताया था, तब लगा था कि संख्या पूर्ण हो चुकी है, और तब इसे 0 को सम्मिलित करना, प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 इसमें से कौन होगा? 4 5 अनंत तक जाएगा, तो अर्थात सबों को, पांचों को जोड़ करके 5 से भाग दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, अर्थात 0 1 2 3 4 सबको जोड़ कर 5 से भाग देना है। प्रथम 5 लेना है, कहीं से 5 नहीं कर रहा, प्रथम 5। तो 2 1 3 3 3 6 और 4 10 हो गया बेटा। 10/5 कितना है? 2। अर्थात ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट है। बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है कि ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या भी पूछ सकता है, और जब प्राकृत संख्या पूछे तो आप जान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहे तब 5 तक जोड़ना है। अगर पूर्ण संख्या कहे तो 0 को सम्मिलित करते हुए 4 तक हमको जोड़ना है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। चलिए बच्चों, अब मैं चलता हूं। ये सवाल प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, ये सवाल आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 भाज्य संख्या, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अगर प्रथम 5 अभाज्य संख्या कहे तो निश्चित है, या तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि वैसी संख्या बताइए जो सम भी और अभाज्य भी हो। तो सम और अभाज्य दोनों होने वाली संख्या 2 है, क्योंकि आप जानते हैं कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से, इसके अलावा किसी से ना हो, वो अभाज्य, तो अभाज्य 2 भी है और सम भी है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं 2 का। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। 2 वृत्त हमारे पास है, 2 वृत्त है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि हम जानते हैं πr², पिछले वीडियो में भी देखे थे, πr² इसका क्षेत्रफल है, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल का अनुपात इसका मान लीजिए r1 है और इसका r2 है ना। ये r2 मान लीजिए, कितना है? r2 का स्क्वायर, तो ये r1², इसकी त्रिज्या r2, इसकी त्रिज्या r2 है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, अर्थात πr1² πr2² = 4/1। 4:1 है तो 4/1 लिख दिए। बेटा यहाँ क्या हो गया? ये दोनों खत्म हो गया। कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, इसीलिए r1/r2 का होल स्क्वायर = 4/1 लिख सकते हैं बेटा इसको हम। इसीलिए r1/r2 = ये रूट में चला जाएगा 4/1, तो कितना निकलेगा बेटा? 2/1 निकलेगा। प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हम यहाँ पे प्लस लेंगे, तो अर्थात क्या हो गया? 2:1 हमारा क्या हो गया? 2:1। तो हम ये बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। तो ये त्रिज्याओं का ही नहीं, घनों का भी कह सकता है, शंकु और घन का कह सकता है, ये आयत और वर्ग का कह सकता है, बहुत सारे इसमें डिविएशन आ सकते हैं। तो हम देखेंगे
कितनी प्रकार की डेविएशन आती है सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे आप नोट कर लिए, इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, टेन थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान होगा टेन थीटा बराबर √3। बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हम पहले भी चर्चा किए हैं, अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लें, क्योंकि हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से बताए। आप जो है सो हमारे चैनल पे आइए और देखिए ये जो है सो हमारे पास यही डायग्राम था, है ना। साइन 0 डिग्री, जरा सा इसको लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। देखो बेटा यही है 90 डिग्री, हम छोटा सा बता देते हैं। तो ये फुल वीडियो इसका दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2 और 90 का 1 होता है। कॉस में ये विपरीत होता है, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, और 10 में दोनों को भाग देने के बाद आता है 0/1 कीजिएगा तो 0 होगा, ये आपका √3 आ जाएगा, ना 1/√3 आएगा, ये 1/√3 आएगा जब कट जाएगा ये तो, और फिर ये आपका आ जाता है कट के, ये पूरे कट जाता है 1 हो जाता है, ये √3 आता है और यहाँ पे इन्फिनाइट आता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, tan 60 बराबर है आपका tan 60 बराबर √3 है। यहाँ क्या कह रहा है, tan थीटा का मान अगर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। अतः यहाँ पे हमारा ऑप्शन था 30 डिग्री, बी में था 60 डिग्री, सी में था 45 डिग्री और डी में अगर दिया होगा 90 डिग्री, तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पे चुनना है। इस प्रकार से बेटा हम यहाँ देखते हैं कि ये अब सवाल है क्या कि सिर्फ 10 का ही पूछा, इसी तरह पूछ सकता है, नहीं बदल सकता है वो। अब यहाँ पूछ सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान 30 देना है। अगर पूछ दे कॉस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो उसका मान कितना होगा, अभी बदल सकता है। कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पूछे कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है √3/2, तो आपको बताना है थीटा बराबर कितना होगा। थीटा बराबर कितना लोगे बेटा 30 डिग्री। और अगर पूछे सेक में अगर पूछे कि सेक थीटा इक्वल टू, अगर सेक में देखिए उलट सकता है, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, सेक थीटा में उलट देगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 2/√3 पूछे तब भी आपको थीटा बराबर देना है 30 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन में डेविएशन कर सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, इसीलिए आपको चौकस रहने की जरूरत है और इन सब सूत्रों को याद करने की जरूरत है। बच्चों अगला सवाल है 4 नंबर में कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में कौन होगा। अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले इन फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिए, ये वैल्यू को, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, कॉस का भी है 0 डिग्री 1, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0 और 10 का ये वैल्यू है। तो हम सबसे पहले 60 का मान लेंगे। cos 60 कितना है 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, cos 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 60 डिग्री माइनस 1, cos 60 डिग्री कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1। तो बेटा ये हल करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, अर्थात 1 + 2, और यहाँ भी एलसीएम होगा तो 1 - 2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 कितना होगा -1, अर्थात इसे -2 कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये क्या इसी तरह सवाल दे सकता है, नहीं, आपको ऐसा भी दे सकता है, साइन 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 30 डिग्री माइनस 1 दे सकता है आपको, tan 45 डिग्री प्लस 1/2 अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 1/2, ऐसा भी दे सकता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम आपको आ सकता है, फेस करना पड़ सकता है। उसके लिए हमें इन फॉर्मूले, ये जो वैल्यू है इसको याद करना जरूरी है। साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और tan का उल्टा होगा cot थीटा।
तो सिर्फ उलट देना है, सारी वैल्यू को याद रखिए और किसी भी प्रकार का सवाल दे तो आप सही तरह से बनाइए, क्योंकि ये सवाल बार बार आते हैं, इसी तरह का सवाल बार बार हमें मिलेगा और आप देख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, वहां पे सवाल है तो हम इसे अच्छी तरह से बना लेंगे। अगर डर मेरा खत्म हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिस करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) का मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो बेटा अल्फा और बीटा अगर बहुपद, ये चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो अल्फा और बीटा अगर यदि इसका मूल है तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि a इक्वल टू कितना है, कुछ नहीं, ये तो 1 है, और b बराबर कितना है, कुछ नहीं, ये तो 1 है, और c बराबर भी 1 है, अर्थात होता है -b/a। तो कितना हो जाएगा, -b/a कितना होगा, तो -1/1 होगा, अर्थात कितना होगा, -1 होगा। और यहाँ भी बेटा हम देखेंगे ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, c/a। तो c भी कितना है, 1 है, तो 1/1 अर्थात 1 होगा। तो हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बेटा यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लेंगे, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान हमको रखना है, कितना निकला अल्फा प्लस बीटा, -1 अर्थात कितना आया, -1। तो कौन ऑप्शन सही है, ये हमारा सही है। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे आपको दिया जा सकता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं, आपको दिया जा सकता है कि 5x² प्लस 3x प्लस 1 अगर अल्फा बीटा इसका 2 मूल है तो फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। या ऐसा भी दे सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, ऐसा भी दे सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा का मान निकालिए। कोई भी अगर सवाल दे तो हम अच्छी तरह से जानेंगे कि मूल का योग बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। अगर ये हमें जानकारी है और कैसे किस प्रकार से वैल्यू आए एलसीएम लेने के बाद, तो हम अगर यदि ये सारा सिस्टम को जानते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमें अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। इसे नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी द्विघात समीकरण से ही है, ये दोनों सवाल द्विघात समीकरण से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल का गुणनफल क्रमशः 2 और 15 -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या है, जरा सब गौर कीजिए कि अगर यदि किसी द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो उसका एक बहुपद का सूत्र अलग होता है, उसे याद रखना जरूरी है। अगर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हो अल्फा इंटू बीटा, चूंकि इस सवाल में देखे थे, अगर गुणनफल हो तो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, तो रखेंगे x² माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -15, तो -15 रख देंगे, कितना हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सबसे राइट है। बेटा इस सूत्र को याद करना जरूरी है, ऐसा ही नहीं दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि अगर यदि यहाँ 2 के जगह पर 1/2 भी दे दे, यहाँ 15 के जगह पर 1/3 दे दे, तो पर भी आपको बनाना है, अर्थात क्या हो जाएगा x² माइनस 1/2 एक्स और प्लस 1/3, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/2 एक्स और प्लस 1/3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉर्म जो क्वेश्चंस का है, वेरियस टाइप वो आपके सामने ला सकता है। तो हम ऑब्जेक्टिव को अगर मजबूत करते हैं तो हमें पूरे डिपार्टमेंट, पूरे मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी पार्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव के साथ बने रहिए। और आज परीक्षा का अंतिम समय है, तो क्वेश्चन बैंक को लेकर के, क्वेश्चन बैंक के साथ अगर चलिए तो वो आपको पता चलेगा कि हम किस पानी में, कितने पानी में हैं, कितनी हमारी औकात है। और तब ऑब्जेक्टिव को मजबूत करेंगे, सब्जेक्टिव भी मजबूत होगा और तब आप टॉप भी हो सकते हैं, टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। 7 बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। हम वृत्त का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से बना करके वीडियो हम डाले हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए और वहाँ पे वृत्त चैप्टर निकाल के देखिए, बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। वृत्त ये है और वृत्त से स्पर्श रेखा, मान लीजिए Q ये बिंदु है, अब वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और यहाँ से दिया हुआ है
कि क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये बेटा 24 सेंटीमीटर दी गई है। और फिर कह रहा है वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र से जानबे करते हो कि यहाँ पे 90 का कोण बनता है। ये सब मैंने वीडियो में डाला है। यहाँ से केंद्र से क्यू की दूरी कह रहा है 25 सेंटीमीटर। देखिए बेटा ये दिया हुआ है, केंद्र से क्यू की दूरी ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि ये त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या अर्थात आर निकालिए। तो बेटा ये कौन सी ट्रायंगल हो गई? ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा? ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ए बिंदु है तो क्यू ए ओ समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि ये पी, ये बी और ये आर है, अर्थात पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, अर्थात ये वाला, माइनस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 625 माइनस 24, 24 का कितना होता है? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात बेटा कितना आएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अर्थात त्रिज्या हमारी निकल गई 7 सेंटीमीटर। ये बेटा इस तरह ही नहीं दिया जा सकता है। कभी ये दे देगा कि ये 24 सेंटीमीटर दी गई है और ये 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको यहाँ से केंद्र से क्यू तक की दूरी निकालिए। कभी कभी दे देगा कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है, तो ये चाहे यही 12 सेंटीमीटर दे देगा और ये 5 सेंटीमीटर, तो केंद्र से ओ की दूरी निकालिए तब 13 सेंटीमीटर होगा। फाइनल है कि समकोण त्रिभुज का जो नियम है उसी आधार पर देगा। तो चलिए, किसी भी तरह का अगर देता है सवाल तो हम इस सवाल के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और तब मेरा एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? क्योंकि जानते हैं कि क्वाड्रेंट 4 है। कौन कौन क्वाड्रेंट है? देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा यहाँ पे और पॉजिटिव है, सभी यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इधर प्लस हम लेते हैं, x है, ये x डैश है, y है और ये y डैश है, तो ये वाला प्लस है इधर y और x ये प्लस है, ये माइनस हम लेते हैं और इधर भी माइनस लेते हैं, अर्थात ये और पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे x मेरा निकलेगा माइनस और y पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोनों माइनस होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा लेकिन y माइनस होगा। तो कुल मिलाकर के हम किस पाद में, अब हम क्लियर कर लेंगे, -4,3 अर्थात सेकेंड पार्ट में हम हैं। तो सेकेंड पार्ट, द्वितीय पार्ट में। अब बेटा ये ही नहीं देगा, इसमें क्वेश्चन को बदल सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है -3 -4 किस पाद में है, तो थर्ड पार्ट में हो जाएगा। अगर ये दे दे कि 2 और 3 किस पाद में है, तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। अगर ये दे दे कि 2 और -3 किस पाद में है, तो फोर्थ पाद में। ये सवाल अक्सर देता है और ये सवाल में आपको वेरिएशन दिखेगा। जो सवाल मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ चेंजिंग करके देगा, फिर भी लड़ने के लिए तैयार रहना है, छोड़ना नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा सेकंड पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अब बच्चों यहाँ पे देखना है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0। जिस संख्या को हम लिख सकते हैं p बटे q के रूप में और जहां q 0 के बराबर नहीं हो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कौन परिमेय संख्या नहीं होगी? रूट वाले सभी परिमेय संख्या नहीं होंगे। रूट में भी रूट 4 है तो 2 निकल रहा है, ये परिमेय संख्या है, अर्थात 5/11, 2/17, 15/19 ये सब बेटा परिमेय संख्या है। लेकिन 2/0 कभी परिमेय संख्या नहीं होगा, 3/0 कभी नहीं होगा। अतः यहाँ देखते हैं कि बिना रूट वाला कौन संख्या है। ये संख्या जो 2011 में भी जो क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें भी ये सवाल था, बार बार ये सवाल आता है। तो बेटा ये √3 है, नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 है, √5 है, नहीं होगा। यहाँ √6 है, नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो रूट तो है लेकिन जो ही कैंसिल कर देते हैं तो मेरा सिर्फ बचता है 2√2 बटे √2, अर्थात ये खत्म होकर 2 हो गया। तो इस प्रकार से बेटा इस सवाल में वेरिएशन ला सकता है, कभी ऐसा दे सकता है
2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कौन परिमेय है, तो यहाँ भी देखो ये कैंसिल हो रहा है तो 2 बचेगा। 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये अगर दे दे तो 5 रूट 2 में 2 रूट 2 घटेगा तो ये परिमेय नहीं होगा। इस प्रकार का भी सवाल दे सकता है बेटा, तो इसे नोट करो। तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे हैं, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बेटा हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर अगर यदि 0 1 2 3 4 5 अगर इस रूप में है, अर्थात 1/2 3/2 5/7 11/2 इस रूप में अगर है तो वे बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन 0 1 2 3 4 5 के रूप में रहेगा तो वो बहुपद है। तो चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन, इसको ये तो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है फिर 1 है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर है कि बहुपद है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद नहीं है, तब गौर करना है कि कौन बहुपद नहीं है। बेटा यहाँ पर भी 3 है, 2 है, 1 है, अर्थात ये भी बहुपद है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 1, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए कि क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। और जब x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और ये ऊपर इसको करेंगे तो x टू पावर -1 हो जाएगा, अर्थात क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव में रहना चाहिए था, 1 2 3 4 में, यहाँ क्या हुआ माइनस हो गया था, ये मेरा बहुपद नहीं है। तो राइट आंसर रियल में यही होगा ये क्वेश्चन के आधार पर। लेकिन अगर बहुपद पूछे तो ये सब बहुपद होगा। यहाँ पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ये 2012 में मात्र 10 ही सवाल पूछे जाते थे, इसीलिए 10 लास्ट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 2013 एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी ओर। तो तब तक के लिए हम यही चाहेंगे कि अगर यदि आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा, कुछ विद्यार्थियों को पता चले, क्योंकि अब अंतिम समय में हम लोग हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी से सब्जेक्टिव भी हमारा कंट्रोल होता है और हमें रैंकिंग में या हमें कारगर सिद्ध होगा। रैंक लाने में अगर टॉप 10 में आना है, बिहार लेवल पर हमें आना है, तो फिर हमें बहुत ही संघर्ष करने की ज़रूरत है और इससे हमें बड़ी फायदा होगा। तो इन सब टॉपिक को अच्छी तरह से रखते हुए और तब हम नए वीडियो के साथ फिर पधार रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।